परिचय। यूनिसेफ के अनुसार भारत में दुनिया की सबसे बड़ी किशोर जनसंख्या है। यूनिसेफ 10 से 19 वर्ष की आयु के लोगों को किशोर मानता है। भारत में ऐसे किशोरों की कुल संख्या 253 मिलियन है। यदि इतनी बड़ी किशोर आबादी सुरक्षित, स्वस्थ, शिक्षित होगी और उसे सूचना तथा कौशल प्राप्त होंगे, तो पूरा राष्ट्र सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से लाभान्वित होगा। बच्चा कौन है? एक भारत में बच्चे की परिभाषा अलग अलग कानूनों में अलग अलग दी गई है। 2 किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 2(d) तथा वयस्कता अधिनियम 1875 की धारा 3(1) के अनुसार बच्चा वह व्यक्ति है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। 3 बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में बच्चे की परिभाषा अलग दी गई है। इसमें यदि व्यक्ति पुरुष है तो उसने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की होनी चाहिए और यदि महिला है तो उसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की होनी चाहिए। 4 बाल श्रम संरक्षण और विनियमन अधिनियम 1986 की धारा 2(2) के अनुसार बच्चा वह व्यक्ति है जिसने अपनी 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। 5 बाल अधिकार सम्मेलन यूनिसेफ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चा वह व्यक्ति है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। किशोर एवं युवा। एक विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 10 से 19 वर्ष की आयु के लोगों को किशोर कहा जाता है तथा 15 से 24 वर्ष की आयु के लोगों को युवा माना जाता है। 2 किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच का चरण है। यह 10 से 19 वर्ष की आयु तक माना जाता है। यह मानव विकास का एक महत्वपूर्ण चरण है जिसमें शरीर, मन और समाज से जुड़े अनेक परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों में सोचने की क्षमता, तर्क करना, कौशल विकसित होना, सहनशीलता बढ़ना और जीवन पर नियंत्रण विकसित होना जैसी विशेषताएं शामिल होती है। 3 संयुक्त राष्ट्र सचिवालय 15 से 24 वर्ष की आयु के लोगों के लिए युवा शब्द का प्रयोग करता है। इसका उद्देश्य सभी देशों के लिए एक समान आयु सीमा का उपयोग करना है, क्योंकि अलग अलग देश और संस्थाएं युवा की अलग अलग परिभाषा अपनाती है। युवा वह अवस्था है जब व्यक्ति अनिवार्य शिक्षा पूरी करता है और अपनी पहली नौकरी प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ता है। बाल अधिकार क्या है? बाल अधिकार मूल मानवाधिकार हैं जो 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों पर लागू होते हैं, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कोई भी हो। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCRC बच्चों के अधिकारों को निर्धारित करने वाली दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण संधि है। विभिन्न देशों में कानून के अनुसार बच्चे की परिभाषा अलग हो सकती है, जैसे किशोर न्याय अधिनियम में 18 वर्ष और बाल श्रम अधिनियम में 14 वर्ष। बाल अधिकारों की श्रेणियां। 1. जीवनयापन का अधिकार। इसका अर्थ है भोजन, आश्रय और स्वास्थ्य देखभाल जैसी बुनियादी आवश्यकताओं का अधिकार। 2. संरक्षण का अधिकार। इसका अर्थ है बच्चों को दुर्व्यवहार, उत्पीड़न और शोषण से सुरक्षा मिलना। 3. भागीदारी का अधिकार। इसका अर्थ है बच्चों को उनसे संबंधित निर्णयों में अपनी बात रखने और भाग लेने का अधिकार मिलना। 4. विकास का अधिकार। इसका अर्थ है बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास का अधिकार। किशोर और युवा। विश्व जनसंख्या। 1. जनसंख्या। आज विश्व में 1.8 अरब से अधिक युवा हैं। इनमें से 90% विकासशील देशों में रहते हैं, जहां वे जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। अकेले भारत में 235 मिलियन से अधिक किशोर और 225 मिलियन से अधिक युवा हैं। 2. जनसंख्या प्रवृत्ति। विश्व स्तर पर युवाओं का अनुपात वर्ष 2010 में 17.6% था, जो वर्ष 2050 में घटकर 13.5% होने का अनुमान है। अफ्रीका में युवाओं की हिस्सेदारी वर्ष 2040 तक 28% तक बढ़ने की संभावना है, जबकि अन्य क्षेत्रों में इसमें गिरावट आएगी। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में यह अनुपात वर्ष 2012 के 61% से घटकर वर्ष 2040 तक 52% हो जाएगा। 3. किशोर जन्म दर। वर्ष 1990 के बाद किशोर जन्म दर में कमी आई है, लेकिन अफ्रीका में यह सबसे अधिक है, जहां प्रति 1000 पर 101 जन्म होते हैं। इसके बाद दक्षिण एशिया में प्रति 1000 पर 77 जन्म और लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन में प्रति 1000 पर 73 जन्म होते हैं। विकसित देशों में यह दर प्रति 1000 पर 23.4 है, जो विकासशील देशों की प्रति 1000 पर 52.3 की तुलना में काफी कम है। भारत में कमजोर बच्चों के समक्ष आने वाली समस्याएं। 1. बाल श्रम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 5 से 18 वर्ष की आयु के 33 मिलियन बाल श्रमिक हैं। इनमें 5 से 14 वर्ष की आयु के 10.13 मिलियन बाल श्रमिक शामिल हैं। 2. शिक्षण एवं सीखने का अंतराल।
प्राथमिक स्तर पर भारतीय छात्रों की औसत स्कूल छोड़ने की दर 4.13% है, जो माध्यमिक स्तर पर बढ़कर 17.06% हो जाती है। कुपोषण तथा गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा तक पर्याप्त पहुंच न होना प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के बीच सीखने के अंतराल को बढ़ाता है। 3 बाल यौन शोषण। एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चलता है कि 28.9% भारतीय बच्चों ने किसी न किसी रूप में यौन अपराध का अनुभव किया है। 4 बाल विवाह। भारत में विश्व के सबसे अधिक बाल वधुएं हैं। एक अध्ययन के अनुसार लगभग 42% विवाहित महिलाओं का विवाह बाल अवस्था में हुआ था। 5 साइबर खतरे। प्रत्येक 3 में से एक बच्चा साइबर खतरों का सामना करता है। ऑनलाइन बढ़ती बाल यौन शोषण सामग्री चिंता का विषय है। 6 कुपोषण। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर है। NFHS-5 के अनुसार बच्चों में बौनापन 35.5%, दुर्बलता 19.3% तथा अल्पवजन 32.1% है। 7 लैंगिक एवं जलवायु संवेदनशीलता। जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में प्रति 1000 लड़कों पर 918 लड़कियां हैं। 8 वर्ष 2013 से 2015 के बीच 20 मिलियन से अधिक बच्चे प्रभावित हुए हैं। बच्चों से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए पहल और समाधान। बच्चों के लिए संवैधानिक सुरक्षा। संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 15, 3, 19, 1, ए, 21, 21, ए, 23, 24, 39, ई तथा 39, एफ में बच्चों सहित सभी लोगों की सुरक्षा, संरक्षण और कल्याण के लिए प्रावधान किए गए हैं। भारत में बाल संरक्षण के लिए कानूनी ढांचा। 1 गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994। यह अधिनियम भ्रूण के लिंग निर्धारण और गर्भ में कन्या भ्रूण की हत्या पर रोक लगाता है। साथ ही प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण से संबंधित विज्ञापनों पर भी प्रतिबंध लगाता है। 2 बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986। यह अधिनियम कुछ रोजगारों में बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध लगाता है तथा अन्य रोजगारों में बच्चों के कार्य की परिस्थितियों का विनियमन करता है। 3 बाल श्रम प्रतिज्ञा अधिनियम 1933। यह अधिनियम बाल श्रम की प्रतिज्ञा पर प्रतिबंध लगाता है। 4 किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015। यह कानून से संघर्षरत बच्चों के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को निर्धारित करता है तथा गोद लेने की प्रक्रिया, लंबित मामलों आदि से संबंधित मौजूदा कानूनों में चुनौतियों का समाधान करता है। 5 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। यह बाल विवाह पर रोक लगाता है तथा इसमें शामिल लोगों के लिए सजा बढ़ाता है और पीड़ितों को राहत प्रदान करता है। 6 यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012। यह अधिनियम बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन हमला और पोर्नोग्राफी से बचाता है। ऐसे अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना का भी प्रावधान करता है। पॉक्सो संशोधन अधिनियम 2019। 1 इस अधिनियम ने विभिन्न धाराओं के अंतर्गत सजा में वृद्धि की है। पेनेट्रेटिव प्रवेशन यौन उत्पीड़न के लिए न्यूनतम सजा 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी गई है। यदि बच्चा 16 वर्ष से कम आयु का है तो न्यूनतम सजा 20 वर्ष तक बढ़ाई गई है। गंभीर पेनेट्रेटिव यौन उत्पीड़न के लिए मृत्युदंड का प्रावधान भी जोड़ा गया है। 2 बच्चों से संबंधित किसी भी रूप में पोर्नोग्राफिक सामग्री रखने पर सजा का प्रावधान किया गया है, भले ही आरोपी व्यक्ति उसे साझा करने के इरादे से न रखे या नष्ट करने अथवा रिपोर्ट करने में विफल रहा हो। बाल कल्याण सुनिश्चित करने वाले अन्य अधिनियम। 1 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। 2 प्रशिक्षु अधिनियम 1961। यह अधिनियम प्रशिक्षुओं की नियुक्ति को विनियमित करता है तथा बालकों के अधिकारों और सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। 3 अनैतिक व्यापार तथा अन्य समधर्मी गृह पर्यवेक्षण और नियंत्रण अधिनियम 1960। यह अधिनियम अनाथालयों और परित्यक्त महिलाओं के लिए गृहों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण प्रदान करता है। 4 संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1890। यह अधिनियम बच्चों के लिए संरक्षकों की नियुक्ति एवं हटाने को नियंत्रित करता है तथा उनके कल्याण को सुनिश्चित करता है। 5 हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956। यह अधिनियम हिंदू बच्चों के दत्तक ग्रहण और भरण पोषण से संबंधित प्रावधानों को निर्धारित करता है। 6 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958। यह अधिनियम 21 वर्ष से कम आयु के अपराधियों के कारावास पर प्रतिबंध लगाता है, जिसका उद्देश्य उन्हें आदतन अपराधी बनने से रोकना है। बाल कल्याण के लिए संस्थागत ढांचा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR।
यह देश में बाल अधिकारों की रक्षा, संवर्धन और बचाव के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) अधिनियम 2005 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है जो बच्चों के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक अधिकारों को निर्धारित करती है। 2 यह सदस्य देशों को बाध्य करती है कि वे बच्चों को शारीरिक या मानसिक हिंसा के सभी रूपों से बचाने के लिए उपयुक्त विधायी, प्रशासनिक, सामाजिक और शैक्षिक उपाय करें। 3 यह सम्मेलन बच्चों के लिए मृत्युदंड को निषिद्ध करता है। 4 यह सम्मेलन स्वीकार करता है कि बच्चों को अपनी राय व्यक्त करने, दुर्व्यवहार या शोषण से सुरक्षित रहने तथा अपनी निजता की रक्षा करने का अधिकार है। कार्य 1 बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए किसी कानून द्वारा या उसके अंतर्गत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना। 2 बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना तथा ऐसे मामलों में कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश करना। 3 संघर्षरत बच्चों, आश्रय पर पड़े और वंचित बच्चों, किशोर बच्चों आदि सहित विशेष देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित मामलों पर ध्यान देना। 4 समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बाल अधिकार साक्षरता का प्रसार करना तथा इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। 5 बाल अधिकारों से वंचित करने और उनका उल्लंघन करने, कानूनों का क्रियान्वयन न करने आदि से संबंधित मामलों पर स्वतः संज्ञान लेना। बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए एनसीपीसीआर द्वारा उठाए गए कदम। 1 महामारी के दौरान बाल उत्पीड़न को रोकना। एनसीपीसीआर ने शिक्षा विभागों से फीस का भुगतान न कर सकने के कारण लॉकडाउन के दौरान स्कूलों द्वारा बच्चों के प्रति उत्पीड़न को रोकने का आग्रह किया। 2 बच्चों की सुरक्षा। एनसीपीसीआर बच्चों की सुरक्षा, विशेषकर स्कूलों में गंभीर शारीरिक दंड को रोकने में सक्रिय भूमिका निभाता है। 3 बाल संरक्षण के लिए पुलिस के साथ सहयोग। पंचायती राज संस्थाएं बाल संरक्षण के लिए एनसीपीसीआर के साथ सहयोग करती है, जिससे गुमशुदा बच्चों के मामलों की रिपोर्ट करने जैसे महत्वपूर्ण परिणाम सामने आते हैं। 4 बाल श्रम उन्मूलन। एनसीपीसीआर ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए रणनीति तैयार की, जिसे 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रस्तुत रिपोर्टों में दर्शाया गया। 5 शिक्षण हेल्पलाइन। एनसीपीसीआर द्वारा स्थापित एक शिक्षण हेल्पलाइन शिक्षा के अधिकार अधिनियम से संबंधित शिकायतों को संबोधित करती है तथा मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करती है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण कारा 1 यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। यह मुख्य रूप से मान्यता प्राप्त एजेंसियों के माध्यम से अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों को गोद लेने से संबंधित कार्य करता है। 2 अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण पर हेग कन्वेंशन 1993 के प्रावधानों के अनुसार इसे बच्चों के देश के भीतर और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण से निपटने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान NIPCCD 1 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान दिल्ली स्थित एक स्वायत्त संगठन है। 50 वर्षों के रिकॉर्ड के साथ यह संस्थान महिलाओं और बच्चों के विकास को रणनीतिक रूप से आगे बढ़ाता है। 3 यह मंत्रालय को कार्यक्रम संबंधी अनुसंधान, क्षमता निर्माण और सलाहकारी सेवाएं प्रदान करता है तथा मिशन पोषण 2.0, सक्षम आंगनवाड़ी, बाल कल्याण के लिए मिशन वात्सल्य और महिलाओं के लिए मिशन शक्ति जैसी पहलों का संचालन करता है। बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री CSAM बच्चों के लिए कानूनी सुरक्षा को मजबूत करना। संदर्भ। एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री CSAM के मात्र कब्जे और भंडारण को अपराध घोषित कर दिया है। यह निर्णय ऑनलाइन बाल दुर्व्यवहार और शोषण के प्रति भारत की कानूनी प्रतिक्रिया में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णय। 1 मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस निर्णय को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि बाल पोर्नोग्राफिक सामग्री को केवल अपने पास रखना तब तक अपराध नहीं है जब तक उस सामग्री के निर्माण या वितरण में सक्रिय भागीदारी न हो। 2 पॉक्सो अधिनियम की धारा 15 की विस्तारित व्याख्या। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भौतिक और रचनात्मक कब्जा अर्थात सामग्री पर नियंत्रण और उसके प्रति जागरूकता दोनों ही धारा 15 के अंतर्गत अपराध बन सकते हैं, भले ही सक्रिय उत्पादन या प्रसारण का प्रमाण न हो। 3 साझा करने का इरादा। न्यायालय ने कहा कि बाल यौन शोषण सामग्री को देखना और उसमें शामिल होना दोनों एक ही हानिकारक इरादे से उत्पन्न होते हैं। इससे यौन संतुष्टि के लिए बच्चों के शोषण को बढ़ावा मिलता है। 4 मौलिक अधिकारों का उल्लंघन।
CSAM को संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित बच्चों के सम्मान के साथ जीने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना गया। 5 शब्दावली में प्रमुख सुधार। न्यायालय ने सभी अधीनस्थ न्यायालयों को बाल पोर्नोग्राफी शब्द की जगह बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री CSAM शब्द का प्रयोग करने का निर्देश दिया। साथ ही पॉक्सो अधिनियम में संशोधन करने का आग्रह किया और सुझाव दिया कि सरकार इस संबंध में अध्यादेश जारी करे। बच्चों पर CSAM का प्रभाव। 1 मनोवैज्ञानिक क्षति। इससे दीर्घकालिक मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे अवसाद, चिंता और अभिघातजन्य तनाव विकार PTSD उत्पन्न होते हैं। 2 पीड़ित होने का चक्र। पीड़ित अक्सर स्वयं गहरे मानसिक आघात से गुजरते हैं और भविष्य में उनके द्वारा भी शोषण का जोखिम बढ़ सकता है। 3 अमानवीकरण। बच्चों को वस्तु की तरह देखा जाता है तथा उनके प्रति हिंसक व्यवहार को सामान्य बना दिया जाता है। 4 सामाजिक कलंक। पीड़ितों को अक्सर अलगाव और बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका जीवन और अधिक कठिन हो जाता है। 5 आर्थिक परिणाम। शैक्षणिक व्यवधान और भावनात्मक आघात भविष्य में रोजगार और आय के अवसरों को प्रभावित कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिशें। 1 व्यापक यौन शिक्षा। बच्चों, माता-पिता, शिक्षकों और समाज को शोषण के परिणामों के प्रति जागरूक करने वाले संरचित कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। न्यायालय ने साइप्रस की उड़ान पहल को एक अनुकरणीय मॉडल बताया। 2 एक विशेष राष्ट्रीय समिति का गठन। सरकार को स्वास्थ्य, यौन शिक्षा और बाल अधिकार जागरूकता, विशेष रूप से पॉक्सो से संबंधित कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय समिति बनाने पर विचार करना चाहिए। 3 पीड़ित सहायता और अपराधी पुनर्वास। मनोसामाजिक परामर्श, चिकित्सीय सहायता और चिकित्सा हस्तक्षेप तक पहुंच उपलब्ध कराई जाए। समस्या पैदा करने वाले यौन व्यवहार वाले किशोरों के लिए अनुपयुक्त पाठ्यक्रम आवश्यक है। 4 जोखिमग्रस्त युवाओं की शीघ्र पहचान। आक्रामक व्यवहार प्रकट होने से पहले जोखिमग्रस्त व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित की जाए। 5 जन जागरूकता संबंधी व्यापक अभियान। सरकार टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया के माध्यम से पॉक्सो तथा बाल संरक्षण कानूनों का व्यापक प्रचार करे। 6 एक दयालु समाज का निर्माण। अधिक सहानुभूतिपूर्ण और बाल संवेदनशील वातावरण बनाने के लिए सामुदायिक स्तर पर व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही त्वरित जवाबदेही और पीड़ितों के पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए कानूनी ढांचे में सुधार किया जाए। अन्य कानूनी और संस्थागत सुरक्षा उपाय। 1 IT अधिनियम 2000 संशोधित 2008। बच्चों से जुड़े ऑनलाइन अपराधों को अपराध माना जाएगा। 2 मध्यस्थ दिशा निर्देश 2021। तकनीकी प्लेटफॉर्मों को CSAM का पता लगाने और उसे अवरुद्ध करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। 3 किशोर न्याय अधिनियम 2015। यौन दुर्व्यवहार के शिकार बच्चों को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता होती है। 4 भारतीय न्याय संहिता BNS। अश्लीलता एवं महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों को शामिल किया गया है। 5 बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2016। यौन अपराधों और दुर्व्यवहार की रोकथाम पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। 6 संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन CRC 1990। भारत इसका प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता है और यह बाल अधिकारों के संबंध में वैश्विक मानकों को कायम रखता है। बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। शिक्षा एवं स्वास्थ्य। 1 एकीकृत बाल संरक्षण योजना ICPS विभिन्न मौजूदा बाल संरक्षण योजनाओं को एक व्यापक ढांचे के अंतर्गत संचालित करती है। इसका उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा हिंसा की रोकथाम के लिए अतिरिक्त हस्तक्षेपों को एकीकृत करना है। 1 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। प्रजन, मातृ, नवजात, बाल और किशोर RMNCH+N कार्यक्रम की रणनीति व्यापक रूप से हस्तक्षेपों को एकीकृत करती है। इसका उद्देश्य बाल स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार करना तथा नवजात, शिशु और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु और कुपोषण को कम करना है। 2 सर्व शिक्षा अभियान। इस अभियान का उद्देश्य समग्र रूप से प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। 3 मध्याह्न भोजन। इसका उद्देश्य कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय जाने वाले बच्चों के नामांकन, उपस्थिति और ठहराव को बढ़ाना तथा उनके पोषण स्तर में सुधार करना है। 4 समग्र शिक्षा अभियान। इसे वर्ष 2018 में शुरू किया गया। इसमें सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA तथा शिक्षक शिक्षा टीचर एजुकेशन की तीनों योजनाओं को शामिल किया गया। संकटग्रस्त बच्चों के लिए 1 खोया पाया पोर्टल। यह लापता और पाए गए बच्चों की जानकारी आम जनता के साथ साझा करने का एक मंच है। वर्ष 2015 से 2017 के बीच 3355 से अधिक बच्चों को खोजकर उनके परिवारों से मिलाया गया।
दो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा रेलवे के साथ समझौता। रेलवे के माध्यम से भागे हुए, अपहरित, तस्करी किए गए बच्चों के बचाव और पुनर्वास के लिए 33 प्रमुख रेलवे स्टेशनों को परिवारों के बचाव, पुनर्वास और बहाली की सुविधाओं से सुसज्जित किया गया। 3 चाइल्ड लाइन। संकटग्रस्त बच्चों की सहायता और बचाव के लिए राष्ट्रव्यापी 1098 हेल्पलाइन नंबर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 4 पॉक्सो ई बॉक्स। यह बाल यौन शोषण की शिकायत दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन शिकायत बॉक्स है। बालिकाओं के लिए योजनाएं। 1 उड़ान योजना। यह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य छात्राओं को विद्यालय से उच्च शिक्षा तक पहुंचने में सहायता देना तथा उन्हें भविष्य में वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए सक्षम बनाना है। 2 सुकन्या समृद्धि योजना 2015। यह बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना है। इसका उद्देश्य माता पिता को बालिकाओं की शिक्षा और विवाह के लिए धन बचाने के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना शुरू होने के 2 महीनों के भीतर ही इसके अंतर्गत 1,80,000 खाते खोले गए। 3 लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों के स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति में सुधार करना है। साथ ही कन्या भ्रूण हत्या रोकना, बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना और बाल विवाह को रोकना है। 4 कन्याश्री प्रकल्प योजना पश्चिम बंगाल। यह योजना मुख्य रूप से नकद हस्तांतरण के माध्यम से लड़कियों, विशेषकर सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित परिवारों की लड़कियों की स्थिति और कल्याण में सुधार करती है। इस योजना के कारण पश्चिम बंगाल के उच्च शिक्षा संस्थानों में महिला लिंग अनुपात वर्ष 2010 के 42% से बढ़कर वर्ष 2020 में 47.3% हो गया। इस योजना को वर्ष 2017 में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 5 भाग्यलक्ष्मी योजना कर्नाटक। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा देना तथा परिवार और समाज में उनकी स्थिति को बेहतर बनाना है। भारत में पालन पोषण देखभाल प्रणाली। पालन पोषण देखभाल। एक पालन पोषण देखभाल 6 वर्ष से अधिक आयु के उन बच्चों के लिए अस्थायी देखभाल की व्यवस्था है जिन्हें रखना कठिन माना जाता है और जिनकी विशेष आवश्यकताएं होती हैं या जो बाल देखभाल संस्थानों में रह रहे होते हैं। पालक माता पिता के मानदंड। 1 आयु का 6 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पालक माता पिता की आयु 35 से 55 वर्ष होनी चाहिए। ख 12 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पालक माता पिता की आयु 35 से 60 वर्ष होनी चाहिए। 2 विवाहित जोड़ों की आयु में से किसी एक की आयु 70 वर्ष से कम होनी चाहिए। 3 35 से 60 वर्ष आयु का एकल व्यक्ति, चाहे अविवाहित, तलाकशुदा या विधवा विधुर हो, आवेदन कर सकता है। 4 लैंगिक नियम। एकल महिला किसी भी लिंग के बच्चे का पालन पोषण कर सकती है, जबकि एकल पुरुष केवल लड़कों का पालन पोषण कर सकता है। 5 ऑनलाइन पंजीकरण। इच्छुक पालक माता पिता अब बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना एवं मार्गदर्शन प्रणाली कारिंग्स के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इसके बाद जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। संशोधित पालन पोषण देखभाल दिशा निर्देश 2024। 1 प्रतीक्षा अवधि में कमी। अब 2 वर्ष के पालन पोषण के बाद गोद लेने की अनुमति दी गई है। पहले यह अवधि 5 वर्ष थी। 2 पालन पोषण के मानदंडों को गोद लेने की नीतियों के साथ समन्वित किया गया है। 3 जागरूकता और भागीदारी। कम सार्वजनिक जागरूकता के कारण पालन पोषण देखभाल का अभी भी सीमित उपयोग हो रहा है। मार्च 2024 तक केवल 1653 बच्चे पालन पोषण देखभाल में थे। 4 बाल केंद्रित दृष्टिकोण। पालन पोषण देखभाल अस्थायी, सुरक्षित देखभाल उपलब्ध कराती है जब तक कि बच्चे का जैविक परिवार उसे वापस लेने के लिए तैयार न हो जाए। भारत में बाल, किशोर और युवा कल्याण के लिए ऐप्स और पोर्टल पहल। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं और पहल। 1 चाइल्ड हेल्पलाइन 1098। यह संकटग्रस्त बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन है जो समय पर सहायता और संरक्षण प्रदान करती है। 2 पेंसिल बाल श्रम निषेध हेतु प्रभावी प्रवर्तन हेतु मंच। यह बाल श्रम के मामलों पर निगरानी रखने तथा बाल अधिकारों और श्रम कानूनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बनाया गया एक ऑनलाइन पोर्टल है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल। यह केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन की सुविधा प्रदान करता है। राज्य सरकारों के कार्यक्रम और पोर्टल। 1 बाल सुरक्षा ऐप कर्नाटक। यह उपयोगकर्ताओं को बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने की सुविधा देता है। 2 ई बाल सुरक्षा केरल। यह बाल यौन शोषण की सीधे पुलिस में रिपोर्ट करने तथा सहायता सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक मोबाइल ऐप है। 3 बाल रक्षा मोबाइल ऐप। यह बाल विकास संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में माता पिता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है।
यह ऐप माता-पिता को अपने बच्चों के स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा में सुधार करने के लिए प्रभावशाली जानकारी उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय बाल नीति 2013 यूपीएससी 2016। यह नीति बच्चों की बदलती और उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराती है। 2 इसमें माना गया है कि प्रत्येक बच्चा एक अद्वितीय व्यक्ति है। ऐसे बच्चों की विशेष सुरक्षा आवश्यक है तथा भेदभाव उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों को कम करना या समाप्त करना आवश्यक है। 3 जीवन रक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, विकास, शिक्षा, संरक्षण और भागीदारी प्रत्येक बच्चे के निर्विवाद अधिकार हैं और इस नीति की प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। 4 बाल भागीदारी। बच्चों को प्रभावित करने वाली नीतियों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना तथा उनके कल्याण से जुड़े मामलों में उनकी राय का सम्मान करना। 5 सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा की ऐसी प्रणालियां विकसित करना जो परिवारों को सहायता प्रदान करे और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। 6 अंतरक्षेत्रीय समन्वय। बच्चों की आवश्यकताओं को समय पर पूरा करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वित कार्यवाही सुनिश्चित करना। आगे की राह। भारत बाल कल्याण से जुड़ी कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिनमें बाल श्रम, कुपोषण, शिक्षा तक पहुंच की कमी और दुर्व्यवहार तथा शोषण का शिकार होना शामिल है। इनसे निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है, जो तत्काल जरूरतों और दीर्घकालिक समाधानों दोनों को संबोधित करे। 1 स्कूल नामांकन बढ़ाना। 25.8% बच्चे 5 से 16 वर्ष आयु वर्ग अभी भी स्कूल से बाहर हैं। इसके समाधान के लिए विद्यालयों का विस्तार करना, बुनियादी ढांचे में सुधार करना तथा नामांकन को बढ़ावा देना आवश्यक है। उदाहरण के रूप में सर्व शिक्षा अभियान का उल्लेख किया गया है। 2 बाल श्रम का उन्मूलन। 5 से 14 वर्ष आयु के 10.1 मिलियन बच्चे अभी भी बाल श्रम में संलग्न हैं। जनगणना 2011। इसके लिए मजबूत कानूनी प्रवर्तन, गरीबी को कम करने तथा बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उदाहरण के रूप में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का उल्लेख किया गया है। 3 कुपोषण से लड़ना। 5 वर्ष से कम आयु के 35.5% बच्चे अविकसित हैं। NFHS-5। इसके लिए ICDS, मध्याह्न भोजन तथा पोषण संबंधी कार्यक्रमों को मजबूत करना आवश्यक है। उदाहरण के रूप में पोषण अभियान का उल्लेख किया गया है। 4 बाल दुर्व्यवहार का मुकाबला। दुर्व्यवहार और तस्करी के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए बाल संरक्षण प्रणालियों तथा सामुदायिक सतर्कता को मजबूत करना आवश्यक है। उदाहरण के रूप में एकीकृत बाल संरक्षण योजना का उल्लेख किया गया है। 5 मानसिक स्वास्थ्य। बढ़ती चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं से निपटने के लिए स्कूलों में परामर्श सेवाओं का विस्तार करना तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना आवश्यक है। उदाहरण के रूप में मनोदर्पण पहल का उल्लेख किया गया है। 6 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल में सुधार। सीखने की कमियों और विकासात्मक देरी को दूर करने के लिए आंगनवाड़ियों तथा ECCE, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में निवेश बढ़ाना आवश्यक है। 7 विधिक ढांचे को मजबूत करना। बच्चों के विरुद्ध अपराधों में त्वरित अभियोजन सुनिश्चित करना तथा किशोर न्याय और पॉक्सो अधिनियमों का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना आवश्यक है। 8 समुदायों को सशक्त बनाना। स्कूलों की निगरानी, दुर्व्यवहार की रिपोर्टिंग तथा बाल अधिकारों को बढ़ावा देने में स्थानीय भागीदारी को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। 9 डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देना। बढ़ते ऑनलाइन जोखिमों के बीच साइबर बदमाशी, बाल पोर्नोग्राफी तथा ऑनलाइन शोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। 10 सतत वित्तपोषण सुनिश्चित करना। बजट आवंटन बढ़ाना तथा बाल कल्याण कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए सामाजिक प्रभाव बॉन्ड जैसे नवीन वित्तीय मॉडल विकसित करना आवश्यक है। छात्रों और किशोरों का मानसिक स्वास्थ्य। छात्रों और किशोरों का मानसिक स्वास्थ्य भारत और विश्व स्तर पर चिंता का एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। युवा व्यक्तियों में चिंता, अवसाद और आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं ने मानसिक स्वास्थ्य सहायता सेवाओं और संस्थानों में मौजूद प्रणालीगत अंतराल को उजागर किया है। हाल ही में मेडिकल छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने पिछले 5 वर्षों में मेडिकल छात्रों के बीच आत्महत्याओं में खतरनाक वृद्धि के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर के अवसर पर बच्चों और युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य सेवा मार्गदर्शन रिपोर्ट जारी की। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित हालिया मुद्दे। 1 मेडिकल छात्रों में व्यापकता। आयोग के सर्वेक्षण में पाया गया कि 27.8% स्नातक और 31.3% स्नातकोत्तर मेडिकल छात्र मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं। इनमें आत्महत्याओं के विचार भी शामिल हैं। 2 व्यापक किशोर मानसिक स्वास्थ्य स्थिति। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015 से 2016
के अनुसार 13 से 17 वर्ष के बच्चों में मनोरोग विकारों का प्रचलन 7% है। निम्हांस अध्ययन 23% भारतीय स्कूली बच्चे मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं। स्कूप चैंस अध्ययन 30% से अधिक छात्र चिंता और अवसाद का अनुभव करते हैं। WHO यूनिसेफ रिपोर्ट 2023 एक मानसिक स्वास्थ्य की 1/3 समस्याएं 14 वर्ष की आयु से पहले तथा आधी समस्याएं 18 वर्ष की आयु से पहले सामने आती है। 15% किशोर 10 से 19 वर्ष मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव करते हैं। 15 से 19 वर्ष के युवाओं में आत्महत्या मृत्यु का चौथा प्रमुख कारण है। मानसिक स्वास्थ्य क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार एक मानसिक स्वास्थ्य खुशहाली की वह स्थिति है जहां व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचानता है, सामान्य जीवन के तनावों का सामना कर सकता है, उत्पादक रूप से कार्य कर सकता है तथा अपने समुदाय में योगदान दे सकता है। मानसिक स्वास्थ्य को एक संसाधन के रूप में सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है जो व्यक्तियों को अपनी क्षमता पहचानने, आकांक्षाओं को पूरा करने और समाज में सार्थक योगदान देने में सहायता करता है। छात्रों और किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में योगदान देने वाले कारक। एक तत्काल प्रभाव डालने वाले कारक। शैक्षणिक विफलता, वित्तीय संकट, सार्वजनिक अपमान और अचानक दुखद तत्काल तनाव उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए IIT और कोटा कोचिंग केंद्रों में छात्रों की आत्महत्या। सोशल मीडिया का प्रभाव। वर्ष 2018 के ब्रिटिश अध्ययन में सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग को नींद में बाधा, अवसाद, खराब व्यवहार तथा शैक्षणिक गिरावट से जोड़ा गया है। साइबर बुलिंग मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है और चिंता, अवसाद तथा आत्महत्या के विचारों को बढ़ा सकती है। सामाजिक अलगाव और उपेक्षा। अस्थिर पारिवारिक रिश्ते, सामाजिक सहयोग की कमी, सामाजिक परिवेश और लैंगिक पहचान से जुड़े संघर्ष मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाते हैं। उच्च शैक्षणिक दबाव और अभिभावकों की अपेक्षाएं भी तनाव बढ़ाती है। शैक्षणिक और माता-पिता का दबाव। अत्यधिक अपेक्षाएं और अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव, विशेषकर प्रतिस्पर्धी शैक्षणिक वातावरण में, तनाव को बढ़ाता है। जैविक और आनुवंशिक कारक। मानसिक बीमारियां, न्यूरोलॉजिकल और शारीरिक स्थितियां तथा पारिवारिक इतिहास संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं। लिंग विशिष्ट चुनौतियां। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं वाली लड़कियों और किशोरियों में अवसाद और चिंता की दर अधिक होती है। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा सामाजिक कलंक। गहराई से जुड़ा सामाजिक कलंक समय पर पहचान और उपचार में बाधा बनता है, जिससे स्थिति और अधिक गंभीर हो जाती है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने में वर्तमान प्रमुख चुनौतियां। खंडित दृष्टिकोण। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच पर्याप्त एकीकरण का अभाव है। भौगोलिक असमानताएं। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में विशेष मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और प्रशिक्षित मानव संसाधनों की कमी है। पेशेवरों की कमी। प्रति 1 लाख जनसंख्या पर केवल 0.75 मनोचिकित्सक उपलब्ध हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 24। जागरूकता की कमी। कम सार्वजनिक जागरूकता के कारण सामाजिक कलंक बना रहता है और उपचार लेने में देरी होती है। सेवाओं तक सीमित पहुंच। मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं मुख्यतः शहरी क्षेत्रों, जैसे निम्हांस, तक सीमित है, जिससे ग्रामीण आबादी के लिए पहुंच कठिन हो जाती है। अपर्याप्त निधि और संसाधन। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिलती। स्वास्थ्य बजट का केवल 0.06% ही मानसिक स्वास्थ्य पर खर्च होता है, जिससे संसाधनों का विकास प्रभावित होता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए पहल। भारतीय पहल। एक मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017। यह अधिनियम मानसिक बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है और स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करता है। टेलीमानस। टोल फ्री नंबर 14416 के माध्यम से कई भाषाओं में 24 घंटे टेलीपरामर्श सेवाएं उपलब्ध कराता है। मनोदर्पण पहल। यह पहल कोविड-19 के दौरान छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई। साथी कार्यक्रम CBSE। यह कार्यक्रम कार्यशालाओं और ऑनलाइन सत्रों के माध्यम से छात्रों को सहायता प्रदान करता है। वैश्विक पहल। किशोरों को आगे बढ़ने में मदद करना HAT। यह किशोर मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए WHO और यूनिसेफ की एक संयुक्त पहल है। मानसिक स्वास्थ्य अंतर कार्रवाई कार्यक्रम MHGAP। यह मानसिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों के बीच के अंतर को कम करने के लिए WHO द्वारा शुरू की गई पहल है। युवा मानसिक स्वास्थ्य के लिए वैश्विक गठबंधन यूनिसेफ 2022। इसका उद्देश्य अधिक निवेश को बढ़ावा देकर युवाओं से संबंधित मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
आगे की राह। एक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में मानसिक स्वास्थ्य का एकीकरण। मानसिक स्वास्थ्य जांच और सेवाओं को सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल किया जाना चाहिए, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर। उदाहरण के लिए, नाइजीरिया का मॉडल, जहां प्रशिक्षित मनोचिकित्सा नर्सें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। 2. समुदाय आधारित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विकास। देखभाल की पहुंच और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों, युवा केंद्रों और स्थानीय स्वास्थ्य क्लिनिकों को जोड़ने वाला एक नेटवर्क विकसित किया जाना चाहिए। 3. शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप। अभिभावकों और शिक्षकों को प्रारंभिक चेतावनी संकेतों की पहचान करने के लिए संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक, भोजन विकार और अवसाद जैसी समस्याओं के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप आवश्यक है। 4. परामर्श और 24 घंटे सहायता प्रणाली। टेलीमानस जैसे प्लेटफॉर्मों का उपयोग करते हुए शैक्षणिक संस्थानों में 24 घंटे मानसिक स्वास्थ्य सहायता सेवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। 5. डिजिटल संतुलन को बढ़ावा देना। खेल, बाहरी गतिविधियों और ऑफलाइन सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से डिजिटल उपकरणों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य एक उत्पादक, लचीले और समावेशी समाज की आधारशिला है। छात्र और किशोर जनसंख्या के सबसे गतिशील हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके मानसिक कल्याण को सुनिश्चित करना राष्ट्र के भविष्य में निवेश है। एक दयालु, एकीकृत और समुदाय संचालित दृष्टिकोण, कलंक मुक्त वातावरण और प्रारंभिक हस्तक्षेप आज के मानसिक स्वास्थ्य संकट को भविष्य के अवसर में बदलने के लिए आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य कोई मंजिल नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। यह इस बारे में है कि आप कैसे गाड़ी चलाते हैं, न कि आप कहाँ जा रहे हैं। भारत में किशोर न्याय प्रणाली। किशोर न्याय नीति निर्माताओं, न्यायपालिका और नागरिक समाज के बीच गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। हाल के वर्षों में जघन्य अपराधों में किशोरों पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने की बढ़ती प्रवृत्ति ने किशोर न्याय प्रणाली के उद्देश्य और दिशा पर बहस को फिर से हवा दे दी है। हालिया चर्चित मुद्दे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि किशोर न्याय जेजे अधिनियम केवल एक लाभकारी कानून नहीं, बल्कि एक सुधारात्मक कानून भी है, जो इसके पुनर्वास संबंधी उद्देश्य को स्वीकार करता है। किशोर न्याय ढांचा। भारत की किशोर न्याय प्रणाली इस सिद्धांत पर आधारित है कि हर बच्चे में सकारात्मक परिवर्तन की क्षमता होती है। इसका उद्देश्य दंड देने के बजाय सुधार करना है तथा उन बच्चों की रक्षा करना है जो कमजोर हैं या कानून के संपर्क में हैं। एक मुख्य उद्देश्य, कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों का पुनर्वास करना तथा उपेक्षित या खतरे में पड़े बच्चों को देखभाल और सुरक्षा प्रदान करना। 2 मार्गदर्शक सिद्धांत। यह प्रणाली पेरेंट्स पैट्रिए के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें राज्य संरक्षक की भूमिका निभाता है। पेरेंट्स पैट्रिए, राष्ट्र के माता पिता। यह सिद्धांत राज्य को बच्चों के सर्वोत्तम हित में कार्य करने का अधिकार देता है, जब उनके अभिभावक ऐसा करने में सक्षम नहीं होते। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार किशोर अपराध वर्ष 2013 में 43,506 मामलों से घटकर वर्ष 2022 में 30,555 मामले रह गए हैं, जो एक दशक में लगभग 30% की कमी को दर्शाता है। किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015। यह अधिनियम बच्चों की 2 श्रेणियों को संबोधित करता है। 1. कानून से संघर्षरत बच्चे। 2. देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे। मुख्य विशेषताएं। 1. किशोर आयु की परिभाषा। 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति किशोर माना जाता है। 2. किशोर न्याय बोर्ड जेजेबी। इसका गठन प्रत्येक जिले में किया जाता है। इसमें 1 प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट और 2 सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होते हैं, जिनमें से कम 1 महिला होना अनिवार्य है। बाल कल्याण समितियां CWC। 1 परिवार, तस्करी या दुर्व्यवहार से प्रभावित बच्चों की देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास के लिए सहायता प्रदान करती है। 2 स्वतः संज्ञान लेने तथा बच्चों के पुनः एकीकरण या कानूनी दत्तक ग्रहण को सुनिश्चित करने का अधिकार रखती है। दत्तक ग्रहण सुधार। 1 अनाथ एवं परित्यक्त बच्चों के लिए गोद लेने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया। 2 केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण कारा को अधिक दक्षता के लिए वैधानिक दर्जा दिया गया। वैश्विक प्रतिबद्धताओं के साथ संरेखन। 1 बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन तथा अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण पर 1993 हेग कन्वेंशन के तहत दायित्वों का पालन करना। नियामक पर्यवेक्षण। 1 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR को अधिनियम के कार्यान्वयन की देखरेख का दायित्व सौंपा गया। प्रमुख संशोधन। किशोर न्याय संशोधन अधिनियम 2021। 1 विकेंद्रीकृत दत्तक ग्रहण आदेश। जिला मजिस्ट्रेटों और ADM को दत्तक ग्रहण आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया। पहले यह अधिकार सिविल न्यायालयों के पास था।
इसका उद्देश्य प्रक्रिया में तेजी लाना और जवाबदेही बढ़ाना है। विवादित मुद्दा, किशोरों पर वयस्कों की तरह मुकदमा। 2015 के बाद के महत्वपूर्ण कानूनी बदलाव। इस संशोधन के माध्यम से जघन्य अपराधों के मामलों में 16 से 18 वर्ष आयु के किशोरों पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने का प्रावधान किया गया। जघन्य अपराध, ऐसे अपराध जिनमें न्यूनतम सजा 7 वर्ष या उससे अधिक हो। अपवाद, एक शराब पीकर गाड़ी चलाने से मौत होना ऐसे अपराधों की श्रेणी में नहीं माना जाता, क्योंकि इसके लिए न्यूनतम सजा का प्रावधान नहीं है। 2 ऐसे मामलों को अब गंभीर अपराध माना जाता है जिनमें वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने की आवश्यकता नहीं होती। प्रारंभिक मूल्यांकन, एक अधिनियम की धारा 15 के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड जेजेबी 3 महीनों के भीतर यह आकलन करेगा कि किसी किशोर पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाना चाहिए या नहीं। 2 विशेषज्ञों की भागीदारी, यदि किशोर न्याय बोर्ड में बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा के विशेषज्ञ सदस्य उपलब्ध नहीं हैं, तो विशेषज्ञों से परामर्श लेना अनिवार्य है। 3 आगे का मूल्यांकन, यदि किशोर न्याय बोर्ड वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने की सिफारिश करता है तो मामला अंतिम समीक्षा के लिए सत्र न्यायालय को भेजा जाता है। डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम राजू 2014 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि किशोरावस्था जीवन की एक विकासात्मक अवस्था है जिसमें समाजीकरण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह दृष्टिकोण वैश्विक मानवाधिकार मानकों के अनुरूप है। महत्वपूर्ण चर्चा, किशोरों के लिए वयस्कों के समान मुकदमा। पक्ष में तर्क, एक किशोर सही और गलत में अंतर कर सकते हैं। 2 जगह अपराध जैसे निर्भया मामला सख्त जवाबदेही की मांग करते हैं। 3 समाज को बार बार अपराध करने वालों से सुरक्षा मिलती है। 4 यह एक निवारक के रूप में कार्य करता है। विपक्ष में तर्क, एक किशोरों में सामान्यतः अपने कार्यों के परिणामों को पूरी तरह समझने की परिपक्वता का अभाव होता है। 2 वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने से किशोरों के भविष्य को स्थायी क्षति पहुंच सकती है। 3 वयस्क जेलों में पुनर्वास के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं होता। 4 यह किशोर न्याय के बाल केंद्रित पुनर्वास दृष्टिकोण के विपरीत है। आगे की राह, एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना। किशोर न्याय का उद्देश्य पुनर्वास के साथ जवाबदेही सुनिश्चित करना होना चाहिए। किशोर न्याय बोर्ड की कार्यप्रणाली पर स्पष्ट दिशा निर्देश बनाए जाने चाहिए तथा सजा के स्थान पर सुधार पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। 2 व्यक्तिगत देखभाल योजनाएं, चिकित्सा, मनोसामाजिक और शैक्षिक सहायता सहित पुनर्वास योजनाओं में सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि और अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। 3 नवीन वैश्विक प्रथाओं को अपनाना। पीड़ित प्रभाव पैनल VIP, एक अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में विशेष रूप से वाहन दुर्घटना से हुई मृत्यु के मामलों में इसका उपयोग किया जाता है। 2 अपराधियों को अपने अपराध के प्रभाव को समझने के लिए पीड़ितों के परिवारों से मिलना पड़ता है। 3 नॉर्थ डकोटा में वर्ष 2022 में किए गए एक अध्ययन में बताया गया कि VIP के संपर्क में आने वाले किशोरों में अपराध दोहराने की दर कम होती है। परिवार और समुदाय की भूमिका को मजबूत करना, एक दीर्घकालिक सहायता प्रदान करने और पुनरावृत्ति बार बार अपराध करने को कम करने के लिए परिवारों और स्थानीय समुदायों को पुनर्वास प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए। 2 व्यावसायिक और शैक्षिक प्रशिक्षण, कौशल और शिक्षा उपलब्ध कराने से बच्चों के पुनः एकीकरण, समाज की मुख्य धारा में वापसी की संभावना बढ़ती है तथा दोबारा अपराध करने की प्रवृत्ति कम होती है। 3 मानसिक स्वास्थ्य सहायता, कई किशोर आघात, गहरी मानसिक चोट या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते हैं, इसलिए उन्हें परामर्श और मनोवैज्ञानिक देखभाल उपलब्ध कराना आवश्यक है। 4 समुदाय आधारित पुनर्स्थापनात्मक न्याय, किशोरों को समाज में पुनः स्थापित करने तथा मानसिक और सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करने वाले उपायों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बच्चे सिर्फ न्याय के लाभार्थी नहीं हैं, बल्कि वे देश के भविष्य के वाहक भी हैं। इसलिए एक मजबूत किशोर न्याय प्रणाली का उद्देश्य केवल गलतियों को दंडित करना नहीं, बल्कि जीवन को सकारात्मक दिशा देना होना चाहिए। समाचारों में रहे चर्चित मुद्दे, बच्चों में सोशल मीडिया की लत। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला एक कानून पारित किया है। ऐसा करने वाला वह विश्व का पहला देश बन गया है। सोशल मीडिया के बारे में, यह डिजिटल तकनीकी मंचों का समूह है जो लोगों को एक दूसरे से बात करने, जानकारी साझा करने, समूह बनाने तथा साथ मिलकर कार्य करने में सहायता करता है। प्रमुख बिंदु, 1 महत्वपूर्ण आंकड़े। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार युवा लोग वैश्विक स्तर पर इंटरनेट से सबसे अधिक जुड़े हुए हैं। वर्ष 2023 में 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग के 79% लोग ऑनलाइन थे, जबकि पूरी दुनिया की जनसंख्या के लिए यह आंकड़ा 65% था। विश्व में हर 8 सेकंड में एक बच्चा पहली बार ऑनलाइन होता है।
2 भारत के बारे में विशेष लोकल सर्किल्स द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि शहरी भारतीय युवा इंटरनेट पर अधिक समय बिताते हैं। 3 बच्चों में बढ़ती लत। यह प्रवृत्ति 9 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में इंटरनेट की लत बढ़ने का कारण बनी है। 4 ASER रिपोर्ट। वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट ASER के अनुसार 90% से अधिक किशोर सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। बच्चों में सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग के कारण। 1 साथियों का प्रभाव। बच्चे अपने मित्रों से जुड़े रहने और सामाजिक समूह का हिस्सा बनने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। जहां उनके मित्र पहले से सक्रिय होते हैं, वहां जुड़ने की उनकी इच्छा अधिक होती है। 2 मनोरंजन और समय का उपयोग। सोशल मीडिया मंच वीडियो, गेम और अन्य मनोरंजक सामग्री उपलब्ध कराते हैं, जिससे बच्चे इन पर अधिक समय बिताने लगते हैं। 3 शैक्षिक अवसर। सोशल मीडिया मंच शैक्षिक सामग्री और सीखने के अवसर उपलब्ध कराते हैं। इनके माध्यम से बच्चे शिक्षकों, विशेषज्ञों और ऑनलाइन शिक्षण समुदायों से जुड़ सकते हैं। 4 माता-पिता का प्रभाव और अनुमति। कई मामलों में बच्चे अपने माता-पिता की अनुमति या प्रोत्साहन से सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव। 1 हिंसा। हिंसक वीडियो, अपमानजनक सामग्री और ट्रोलिंग जैसी सामग्री बच्चों में हिंसक प्रवृत्ति विकसित कर सकती है। सोशल मीडिया विवादों में बच्चों की भागीदारी उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। 2 साइबर हमलों का शिकार। युवा बच्चे, विशेषकर लड़कियां, साइबर हमलों और साइबर बदमाशी का आसानी से शिकार बन जाती हैं। 3 पोर्नोग्राफी। सोशल मीडिया और पोर्नोग्राफी के बीच गहरा संबंध है। बच्चे और युवा आसानी से पोर्नोग्राफिक सामग्री तक पहुंच सकते हैं, जिससे उनका शैक्षणिक प्रदर्शन और मानसिक विकास प्रभावित हो सकता है। 4 अवैध सट्टेबाजी। सोशल मीडिया साइटों पर उपलब्ध अवैध सट्टेबाजी से जुड़े पेज बच्चों को आर्थिक रूप से जोखिमपूर्ण गतिविधियों की ओर आकर्षित कर सकते हैं। 5 मानसिक अस्थिरता। लगातार सोशल मीडिया सामग्री देखते रहने से बच्चे आभासी दुनिया में अधिक समय बिताने लगते हैं, जिससे उनकी मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता प्रभावित हो सकती है। 6 समाजीकरण। सोशल मीडिया वास्तविक सामाजिक संपर्क का विकल्प नहीं है। इसका अत्यधिक उपयोग बच्चों के सामाजिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। 7 भ्रामक सूचनाओं का शिकार। सोशल मीडिया पर गलत और भ्रामक जानकारी के प्रसार के कारण बच्चे आसानी से धोखे का शिकार हो सकते हैं। बच्चों पर सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के तरीके। 1 माता-पिता का नियंत्रण। माता-पिता को अपने बच्चों की सोशल मीडिया गतिविधियों पर निगरानी रखनी चाहिए। बच्चों का विश्वास जीतकर उन्हें उचित मार्गदर्शन देना चाहिए। 2 डिजिटल शिक्षा। बच्चों को डिजिटल साक्षरता, डिजिटल माध्यमों का सुरक्षित और सही उपयोग करने की समझ प्रदान करना माता-पिता, शिक्षकों और अधिकारियों की जिम्मेदारी है, ताकि वे सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग कर सकें। 3 सोशल मीडिया का विनियमन। सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी गतिविधियों का स्वयं विनियमन करना चाहिए, अन्यथा सरकार द्वारा उचित नियम लागू किए जाने चाहिए। 4 प्रौद्योगिकी समाधान। केवल सेंसरशिप पर निर्भर रहने के बजाय सरकार और मध्यस्थों को गलत सूचना तथा फर्जी खबरों से निपटने के लिए तकनीकी समाधानों में निवेश करना चाहिए। बाल श्रम। बाल श्रम में ऐसे बच्चे शामिल होते हैं जिन्हें किसी भी प्रकार के काम में लगाया जाता है, चाहे वह भुगतान के लिए हो या बिना भुगतान के। इससे उनका बचपन छिन जाता है तथा उनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती है। 1 प्रचलन। भारत में बाल श्रम की समस्या बहुत गंभीर है। लाखों बच्चे, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगे हुए हैं। 2 महत्वपूर्ण आंकड़े। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 5 से 14 वर्ष की आयु के लगभग 10.1 मिलियन बच्चे काम करते हैं। इनमें से 8.1 मिलियन बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं। 3 वैश्विक संदर्भ। बाल श्रम की दरों में कमी आने के बावजूद भारत वर्ष 2025 तक बाल श्रम समाप्त करने से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 8.7 को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। 4 बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी और गुलामी जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की संख्या के मामले में भारत विश्व के अग्रणी देशों में है। बाल श्रम को बढ़ावा देने वाले कारक। 1 शिक्षा का अंतर। लाखों बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिससे बाल श्रम के प्रति संवेदनशील वर्ग तैयार होता है। 2 आर्थिक मंदी। आर्थिक संकट और लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों में घरेलू आय कम हो जाती है, जिससे परिवारों को जीवनयापन के लिए बाल श्रम पर निर्भर होना पड़ता है। 3 सामाजिक आर्थिक चुनौतियां। प्रवासी श्रमिकों की वापसी से पहले से मौजूद समस्याएं और अधिक बढ़ गईं, जिससे स्थिति और जटिल हो गई। 4 आर्थिक परिस्थितियां। भारत की आर्थिक मंदी और बढ़ती बेरोजगारी बाल श्रम को बढ़ावा देती है। 5 डिजिटल असमानता।
इंटरनेट और डिजिटल सुविधाओं की कमी से बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है, जिसके कारण वे वैकल्पिक गतिविधियों के रूप में श्रम करने लगते हैं। 6. अनौपचारिक क्षेत्र का विकास। कठोर श्रम कानून उद्योगों को संविदा श्रमिकों को नियुक्त करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे बाल शोषण की संभावना बढ़ती है। 7. विधायी कमियां। पुराने कानून इस मुद्दे की गंभीरता से प्रभावी ढंग से निपटने में असफल रहे, जिससे बच्चे असुरक्षित बने रहे। 8. अन्य कारक। आर्थिक असुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा का अभाव तथा घरेलू आय की कमी के कारण गरीब परिवारों के बच्चे बाल श्रम की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। चित्र 4.1 गरीबी और बाल श्रम का दुष्चक्र। 1. न्यूनतम कृषि उत्पादकता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कमजोर प्रदर्शन होने से ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता और निम्न आय बनी रहती है। 2. ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता और निम्न आय के कारण बच्चे वयस्कों का स्थान लेने लगते हैं। 3. जब बच्चे वयस्कों का स्थान लेते हैं तो बच्चे श्रम के दलदल में फंस जाते हैं। इससे बाल श्रम का स्वप्रबलित, अपने आप बढ़ने वाला चक्र बन जाता है। 4. बाल श्रम के कारण बच्चों का स्कूलों में नामांकन कम होता है और उनका स्वास्थ्य भी खराब होता है। 5. शिक्षा और स्वास्थ्य प्रभावित होने से भविष्य में बच्चों की न्यूनतम मजदूरी तथा कमाई की क्षमता बनी रहती है। 6. कम मजदूरी और कम आय के कारण बच्चे और वयस्क अकुशल श्रम में फंसे रहते हैं। 7. अकुशल श्रम में फंसे रहने से समुदायों की आय बढ़ाने की क्षमता कम हो जाती है। 8. समुदायों की आय बढ़ाने की क्षमता कम होने से न्यूनतम कृषि उत्पादकता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कमजोर प्रदर्शन जारी रहता है और यही स्थिति फिर से गरीबी तथा बाल श्रम के दुष्चक्र को आगे बढ़ाती है। बाल श्रम के प्रभाव। 1. बचपन से वंचित करना। बाल श्रम बच्चों से उनका बचपन छीन लेता है तथा उन्हें शिक्षा और अवकाश के अधिकार से वंचित करता है। 2. वयस्क जीवन। बाल श्रम के कारण उचित शिक्षा और कौशल की कमी रह जाती है, जिससे भविष्य में रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं। 3. स्वास्थ्य जोखिम। लंबे समय तक कठिन और खतरनाक कार्य करने से बच्चों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका समुचित विकास बाधित होता है। 4. गरीबी का चक्र। बाल श्रम बच्चों को शिक्षा से वंचित रखकर गरीबी को बनाए रखता है तथा परिवारों को पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी के चक्र में फंसाए रखता है। 5. राष्ट्रीय प्रभाव। बड़ी संख्या में बाल श्रमिकों की उपस्थिति देश के दीर्घकालिक आर्थिक विकास और सामाजिक आर्थिक कल्याण को नुकसान पहुंचाती है। भारत में बाल श्रम उन्मूलन के लिए सरकारी उपाय। संवैधानिक अधिदेश 1. 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21A। 2. बलात् श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 23। 3. 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों में लगाने पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 24। 4. श्रमिकों तथा बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 39। विधायी उपाय। 1. बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986। यह अधिनियम खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। 2. संशोधन अधिनियम 2016। यह 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है तथा 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों में काम करने से रोकता है। 3. किशोर न्याय अधिनियम 2000। यह कामकाजी बच्चों को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के रूप में मान्यता देता है। 4. SC/ST अधिनियम अत्याचार निवारण में संशोधन। यह बंधुआ मजदूरी और बच्चों के शोषण से संबंधित अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान करता है। नीतिगत हस्तक्षेप। 1. मनरेगा 2005। यह ग्रामीण परिवारों को रोजगार की गारंटी देकर उनकी आय बढ़ाने का प्रयास करता है, जिससे बाल श्रम पर निर्भरता कम हो सकती है। 2. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। यह 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। 3. मध्याह्न भोजन योजना। यह बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने के साथ साथ विद्यालय में उनकी उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। 4. आगामी राष्ट्रीय नीति। इससे यह अपेक्षा की गई है कि वह बाल श्रम से संबंधित चुनौतियों का समाधान करेगी तथा अपराधियों के लिए कठोर दंड सुनिश्चित करेगी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं। 1. वर्ष 2017 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के कन्वेंशन 138 और 182 का अनुसमर्थन किया। इससे भारत ने बाल श्रम समाप्त करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। राष्ट्रीय परियोजनाएं। 1. राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। इसका उद्देश्य बाल श्रमिकों का पुनर्वास करना तथा बाल श्रम कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। NGO प्रयास। 1. बचपन बचाओ आंदोलन, केयर इंडिया और चाइल्ड राइट्स एंड CRY जैसे संगठन बाल श्रम उन्मूलन तथा बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। यूनिसेफ की फ्लैगशिप स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रेन 2024 रिपोर्ट जारी।
रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष। 1. जनसांख्यिकीय परिवर्तन। अनुमान है कि वर्ष 2050 तक वैश्विक बाल जनसंख्या लगभग 2.3 बिलियन पर स्थिर हो जाएगी। अनुमान के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत में 350 मिलियन बच्चे होंगे, जो वैश्विक बाल जनसंख्या का लगभग 15% होंगे। 2. जलवायु जोखिम। विश्व के लगभग आधे बच्चे, अर्थात लगभग 1 बिलियन बच्चे, ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां उन्हें जलवायु और पर्यावरणीय खतरों का उच्च जोखिम है। यूनिसेफ के बच्चों के जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत 26वें स्थान पर है, जहां बच्चे गंभीर जलवायु जोखिमों का सामना करते हैं। 3. उभरती प्रौद्योगिकियां। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसी नई प्रौद्योगिकियों के लाभ प्राप्त करने में डिजिटल विभाजन एक बड़ी चुनौती है। उच्च आय वाले देशों में 95% से अधिक लोग इंटरनेट से जुड़े हैं, जबकि निम्न आय वाले देशों में यह आंकड़ा केवल 26% है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो नियम 2020। केंद्र सरकार ने पॉक्सो अधिनियम में किए गए संशोधनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इन नियमों को अधिसूचित किया। प्रमुख प्रावधान। 1. स्कूलों और देखभाल गृहों के कर्मचारियों का अनिवार्य पुलिस सत्यापन किया जाएगा। 2. पोर्नोग्राफी जैसी बाल दुर्व्यवहार सामग्री की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया तथा आयु के अनुसार उपयुक्त बाल अधिकार शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। 3. राज्य सरकारों को बच्चों के विरुद्ध अपराधों के संबंध में सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए राज्य स्तर की नीति तैयार करने के लिए कहा गया है। 4. केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार बच्चों से संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों, चाहे वे नियमित हों या संविदा पर, उन्हें बाल सुरक्षा और संरक्षण के संबंध में संवेदनशील बनाने के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम, संवेदनशीलता कार्यशालाएं तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम सहित आवधिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराएंगी। 5. केंद्र और राज्य सरकारों को बच्चों के लिए आयु के अनुरूप शैक्षिक सामग्री और पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए कहा गया है, जिससे उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी मिल सके। स्ट्रीट या सड़क पर रहने वाले बच्चे (सिस). सड़क पर रहने वाले बच्चों (CISS) के पुनर्वास में सहायता के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने बाल स्वराज पोर्टल के अंतर्गत CISS एप्लीकेशन शुरू किया है। प्रमुख प्रावधान। 1. इसका उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़ों को एकत्रित करके सड़क पर रहने वाले बच्चों के बचाव और पुनर्वास पर निगरानी रखना है। 2. इसमें खुले आश्रय, परामर्श, चिकित्सा देखभाल, प्रायोजन, नशा मुक्ति कार्यक्रम, शैक्षिक सेवाएं, कानूनी और पारिवारिक सहायता, स्वयंसेवकों तथा अन्य प्रकार की सहायता से संबंधित जानकारी उपलब्ध रहती है। 3. यह प्लेटफॉर्म आंकड़ों को एकत्रित करता है, जिसके बाद जिला बाल संरक्षण अधिकारी DCPO को रिपोर्ट भेजी जाती है, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। शिक्षा का अधिकार और बच्चे UPSC 2022। 1. बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। हालांकि अपनी परिवर्तनकारी सोच के बावजूद यह प्रोत्साहन आधारित व्यवस्थाएं विकसित करने और शिक्षा के महत्व के प्रति व्यापक जागरूकता बढ़ाने में पूरी तरह सफल नहीं रहा है। 2. प्रोत्साहन आधारित प्रणालियां। अधिनियम निःशुल्क शिक्षा पर बल देता है, लेकिन बच्चों की उपस्थिति और सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन तंत्र का अभाव है। केवल मुफ्त शिक्षा देने से बच्चों की सक्रिय भागीदारी स्वतः सुनिश्चित नहीं होती। 3. जागरूकता अभियान। यह अधिनियम शिक्षा तक पहुंच को मौलिक अधिकार मानता है, लेकिन इसके महत्व के बारे में व्यापक जनजागरूकता की भी आवश्यकता है। कई परिवार, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, इन दीर्घकालिक लाभों से पूरी तरह परिचित नहीं हैं। 4. कार्यान्वयन चुनौतियां। पर्याप्त बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षित शिक्षकों और संसाधनों की कमी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा बनती है। छात्रवृत्तियां तथा शिक्षक सहायता जैसी प्रोत्साहन योजनाएं शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच दोनों को बेहतर बना सकती है। 5. निष्कर्ष। RTE अधिनियम शिक्षा के अधिकार का मजबूत आधार प्रदान करता है, लेकिन इसकी पूरी क्षमता प्राप्त करने के लिए इसे अधिक प्रभावी प्रोत्साहन तंत्र और व्यापक जागरूकता अभियानों की आवश्यकता है। जागरूकता बढ़ाने और शिक्षा को प्रोत्साहित करने पर अधिक ध्यान देने से इन कमियों को दूर करने में सहायता मिलेगी। OTT प्लेटफॉर्मों पर काम करने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए मानदंड। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्मों सहित मनोरंजन उद्योग में काम करने वाले बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रमुख प्रावधान। 1. दिशा निर्देशों में बच्चों से जुड़े विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक मनोरंजन कार्यों को शामिल किया गया है। इनका उद्देश्य बाल संरक्षण, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय जिम्मेदारियों, भेदभाव रहित व्यवहार तथा बच्चों के सर्वोत्तम हितों को सुनिश्चित करना है। 2. बच्चों के साथ कार्य करने से पहले जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति
दुर्व्यवहार और शोषण के विरुद्ध सुरक्षा तथा बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। बच्चों या उनके परिवारों द्वारा अर्जित आय को उनकी पारिवारिक आय नहीं माना जाएगा। 3 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर दंड का भी प्रावधान किया गया है। 4 इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्मों पर बच्चों के शोषण को रोकना तथा वर्तमान कानूनों जैसे किशोर न्याय अधिनियम 2015, बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम 2012 तथा सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना है। नवीन कार्यक्रम द्वारा आंगनवाड़ियों में दिव्यांग बच्चों की सहायता हेतु प्रयास। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आंगनवाड़ियों में दिव्यांग बच्चों की सहायता के लिए एक राष्ट्रीय पहल शुरू की है। इसे आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल पर राष्ट्रीय RRCC विशेष अभियान नाम दिया गया है। यह कार्यक्रम सामाजिक समावेशन मॉडल को अपनाता है और पोषण अभियान पोषण मिशन से जुड़ा हुआ है। प्रमुख विशेषताएं। 1. शीघ्र पहचान। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों में दिव्यांगता के लक्षणों की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। 2. समावेशी गतिविधियां। दिव्यांग बच्चों को अपने साथियों के साथ सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा तथा उनके परिवारों को सहायता भी प्रदान की जाएगी। 3. रेफरल नेटवर्क। आशा ANM स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK के माध्यम से आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों के पास भेजने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह पहल मोंटेसरी स्टेट 2022 के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का पूरक है, जो सभी बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा पर बल देती है। उम्मीद। छात्रों की आत्महत्या को रोकने के लिए स्कूलों के लिए संशोधित दिशानिर्देश। संदर्भ। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देश उम्मीद का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे के समग्र कल्याण पर ध्यान देते हुए छात्रों के प्रति संवेदनशीलता समझ और सहयोग बढ़ाकर स्कूलों में छात्र आत्महत्या की समस्या से निपटना है। दिशा निर्देशों के मुख्य घटक। 1. स्कूल वेलनेस टीम SWT का गठन। स्कूल प्रधानाचार्य के नेतृत्व में इन टीमों को संकट की स्थितियों से निपटने तथा आत्महत्या के संकेत दिखाने वाले छात्रों की तत्काल सहायता के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। 2. शिक्षक एवं परिवार उन्मुखीकरण। छात्रों की आत्महत्या के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा विभिन्न हितधारकों के बीच क्षमता निर्माण के लिए शिक्षकों और परिवार के सदस्यों के लिए नियमित उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 3. चेतावनी संकेतों पर प्रतिक्रिया। छात्रों में चेतावनी संकेत दिखाई देने पर विद्यालयों और उनके कर्मचारियों के लिए विशेष कार्यवाही की रूपरेखा तैयार की गई है। 4. मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को कलंक मुक्त करना। स्कूलों को कहानी सुनाने, रैलियों, पोस्टर, प्रदर्शनियों तथा अन्य खेल गतिविधियों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के प्रति कलंक को कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 5. सुरक्षित कार्य। छात्रों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए खाली कक्षाओं को बंद रखने तथा स्कूल परिसर में उचित रोशनी जैसी व्यावहारिक सुरक्षा व्यवस्थाओं की सिफारिश की गई है। महत्वपूर्ण शब्दावली। किशोर बाल अधिकार, मानसिक स्वास्थ्य, बाल श्रम, किशोर न्याय, सोशल मीडिया की लत, साइबर अपराध, कुपोषण, शैक्षिक असमानताएं, बाल यौन शोषण, पालन पोषण, बच्चों की सुरक्षा, बाल विवाह आदि। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। 1. स्कूली शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न किए बिना बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहन आधारित पद्धति से संवर्धित करने में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अपर्याप्त है। विवेचना कीजिए। वर्ष 2022। 2. राष्ट्रीय बाल नीति के मुख्य प्रावधानों का परीक्षण कीजिए तथा इसके क्रियान्वयन की प्रगति पर प्रकाश डालिए। वर्ष 2016।